हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आई नो बहुत दिन हो चुके हैं वीडियो आए हुए, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था। आपको आवाज़ में थोड़ा वेरिएशन नज़र आ रहा होगा आज के टाइम पे भी, है ना। तो लास्ट टॉपिक में जो हमने कवर अप किया था, आज उसी के आगे वाले कुछ टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक अगर आपने कवर अप नहीं किए हैं, चेकआउट नहीं किए हैं, तो चेकआउट करो प्लेलिस्ट। 11th क्लास के लिए आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, जहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग साफ साफ एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है आपके लिए। तो आज जो टॉपिक करने वाले हैं हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ था। उसमें दो वीडियोस, अभी दो टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसमें आज एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में, वो हम करने वाले हैं। और इस टॉपिक के ऊपर से आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर हम बात करें, टॉपिक का नाम क्या बेटा? टॉपिक का नाम है आपका यूजर ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जब हम टॉपिक कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, बार बार हमने इन वर्ड्स का यूज़ किया था, यूजर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया था, मैक्सिमम कम्युनिकेशन टू यूजर्स के बारे में। और मैंने बताया था कि जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो वही हम लोग करने वाले हैं कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग हमारे होते कौन है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमने काम किया, वो किसके लिए किया? यूजर्स के लिए किया। अब यूजर्स होते कितने तरीके के हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो बेटा यूजर्स होते हैं केवल दो ही तरीके के। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो इंटरनल जो आपके पास यूजर्स हैं, तो उन यूजर्स की बात करें तो वहां पे तीन तरीके के यूजर्स दिए हुए थे इंटरनल में। पहला हो गया ऑनर, दूसरा हो गया मैनेजमेंट, एंड ओल्ड एडिशन के अंदर ये एम्प्लॉयज वाला जो कॉलम है, ये भी हम लोगों ने इंटरनल यूजर्स के अंदर डाला हुआ था। क्योंकि देखा जाए तो इंटरनली आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बट उनको हम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनाते। वो किसी भी तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। बस हाँ, हम उनका यूज़ करते हैं, हम उनको उनका सपोर्ट लेते हैं बेसिकली, ताकि उनको हम कुछ पेमेंट दे सकें और उसके बदले में हम उनसे उनका टाइम लेके बिजनेस कर सकें, है ना। तो उनका कोई रोल नहीं होता मैनेजमेंट में। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उनको न्यू एडिशन के हिसाब से लास्ट ईयर वाले में और करंट सेशन के अंदर जो आपका एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स। तो बेटा इंटरनल यूजर्स हमारे पास केवल दो ही तरीके के होते हैं। द फर्स्ट इंटरनल यूजर इज आपका जो होता है दैट इज ऑनर। ऑनर को इंटरनल यूजर्स में क्यों रखा गया है? बिकॉज इंटरनली बिजनेस का जो मालिक है, उस मालिक को आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से किस तरीके की चीजें चाहिए, उसका जो इंटरेस्ट है बेटा वो क्या है। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है बेटा वो होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल। वो क्या जानना चाहता है कि भाई आपने बिजनेस किया तो बिजनेस में जो पैसा उसने लगा रखा है, उस पैसे से रिटर्न कितना आया। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट रहेगा इसका किस में रहेगा बेटा? इसका इंटरेस्ट रहता है हमेशा प्रॉफिट के अंदर, कि पूरे साल में जो भी बिजनेस ने काम किया उससे प्रॉफिट कमाया उसने या फिर लॉस कमाया, ताकि वो ये समझ सके कि जो कैपिटल मैंने लगाया है उस पर मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ऑनर को। तो इसके लिए वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करता है। उसके रीजंस क्या है ये चेकआउट करने के लिए भी, कि वो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस की, कि बिजनेस उसका कितना प्रॉफिटेबल है एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो उसने स्टार्ट किया है। ये उसके रीजंस में आता है कि उसका रीजन क्या है आपके बिजनेस ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करने का। पहला आपका रीजन रहेगा एसेसिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, ठीक है। तो ये सब दो चीजें हैं हमारे पास जो आपके पास ऑनर जिनके लिए काम करता है, जिसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ व्हाट अबाउट द मैनेजमेंट? द सेकंड पार्ट इज अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसे, तो मैनेजमेंट को उसकी जरूरत क्यों है? तो बेटा मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को जरूरत क्यों पड़ती है? मैनेजमेंट को जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो उस पॉलिसी को उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद अपने बिजनेस के लिए, हमारा जो बिजनेस का जो चल रहा है उन्हीं उसके बेसिस पे ही कुछ पॉलिसीज को क्रिएट किया जाता है। तो पॉलिसीज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए हम बोल सकते हैं कि बेटा डिसीजन मेकिंग, उनको काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को कितनी सेल बढ़ानी चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको रोक के रखना है, कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए, ये सारे डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को जो है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? और एक और चीज़ आती है कि अगर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ पर एफिशिएंट है, कहाँ पर इनएफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए और इनएफिशिएंट के रीजंस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट को इसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या पॉइंट आ जाता है बेटा यहाँ पे? या था रिमूवल कह सकते हैं आप इसे, रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंट फैक्टर्स। तो इनएफिशिएंट फैक्टर्स बिजनेस में जितने भी हैं
वो तभी पता लगेंगे जब आप डाटा को सही तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो मैनेजमेंट देखेगा, एनालाइज करेगा चीज़ों को, सोचेगा और इनको दूर कर देगा ताकि आगे वो दिक्कत ना आए। तो इसी बेसिस पे क्या है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से दो चीज़ें आती हैं। तो अगर आपका खुद का बिजनेस भी है तो आप भी देखोगे ना कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। जो मैनेजमेंट आपके जो आपने रखा हुआ है, उस मैनेजमेंट को आपके इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, पॉलिसीज क्रिएट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, या फिर कुछ रिमूवल ऑफ इनएफिशिएंट फैक्टर्स। इनएफिशिएंट फैक्टर्स मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है ना, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या फिर सेल हमारी कम हो पा रही है। तो जो भी रीजंस हो सकते हैं वो एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको इंटरनल यूजर्स के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, जहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्सटर्नल यूजर। नाउ एक्सटर्नल यूजर्स बेटा कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि जो बाहर से, बिजनेस के बाहर रहकर बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिनको चाहिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को आपकी किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ताकि वो चेकआउट कर सकें कि उन्हें टाइमली वेजेस मिलता रहे। हमेशा हर एम्प्लॉय चाहता है ना, अपनी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्या उस कंपनी के पास एक्सेस कैश फ्लो अवेलेबल है, क्या उस कंपनी के पास बिजनेस आ रहा है। क्योंकि अगर उनको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी तो उनको क्या मिलेगा, बिजनेस में ये लगेगा कि हमारी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है, हमें निकाला नहीं जाएगा फ्यूचर में, जो सैलरी हमें मिल रही है वो टाइमली बेसिस पर मिलती रहेगी। मैं यहाँ पे केवल सैलरी की बात नहीं कर रहा बेटा, यहाँ पे बात हो जाएगी आपकी सैलरी की, हो जाएगी बोनस की, हो जाएगी आपकी, और इंक्रीमेंट की बात भी हो जाती है कि इंक्रीमेंट आपको टाइम पीरियड में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर ये सारे पॉइंट्स हैं एक्सेट्राज वगैरह। मतलब किसी भी इंप्लॉय को कंपनी से क्या चाहिए होता है, ये तो चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बोनस चाहिए, इंक्रीमेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, ग्रोथ वगैरह चेक करने के लिए कि हमारी इस कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। बिकॉज बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है इंप्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे आपके। तो इसीलिए इंप्लॉयज़ को आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। हालांकि वो बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर सकते, बिजनेस को चलाने के लिए क्या है, मैनेजमेंट बैठा हुआ है, ऑनर बैठा हुआ है पैसा लगाने के लिए, दे आर जस्ट दे डूइंग देयर वर्क्स, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, दैट इज बैंक। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपकी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? तो बेटा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपकी इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि जब आप उनसे लोन लेने जाओ तब वो ये चेक कर सके कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या आप उनका दिया गया पैसा वापस भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो किस बेसिस पे चेकआउट करेंगे, है ना, वो चेक करते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। वो देखते हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना स्ट्रांग है, ठीक है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कितना लॉस जनरेट कर रहे हो। तो दीज आर दी फैक्टर्स जिनका वो इस्तेमाल करते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि आपको कितना उधार दिया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ लोन, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज है लोन लेती हैं। अब लोन लेके बिजनेस क्या है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखो मैक्सिमम कर्जा चलता रहता है उनके ऊपर, तो बैंक उनको फिर भी कर्जा देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा है, कंपनी के अकाउंट्स देखने के बाद उन्हें पता लगता है कि चलो ठीक है पैसा दे दो, इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा ना। बिकॉज बैंक्स क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे लोन लो, क्योंकि लोन लोगे तभी तो बैंक सर्वाइव करेगा। सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जो बैंक के लिए होता है वो होता है लोन, है ना। तो लोन अगर आप बैंक से लोगे तो आपको वो इंटरेस्ट देता है बेटा कितना, 3 से 4% का। आपको जब अगर आप पैसा जमा कराते हो बैंक में तो 3 से 4% का आपका इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल में। बट वहीं पे आपका ही पैसा जब वो किसी इन्वेस्टर को देगा, किसी बिजनेसमैन को लोन पे देगा, तो वहां से वो इंटरेस्ट जनरेट करता है कम से कम 12%। ये कम से कम परसेंटेज है, ज़्यादा से ज़्यादा 18%, 24%, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का लोन लिया गया है। तो ये लोन देने से पहले बैंकिंग या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करेगा और चेक करेगा कि आपके लेवल कितना है, आप कितने लेवल तक का लोन ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये क्या चेक करता है, आपका क्रेडिबिलिटी, कि बिजनेस में क्रेडिबिलिटी कितनी है ऑफ लोन, कितनी लोन की कैपेसिटी है आपकी, लोन कितना ले सकते हो। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको आराम से। उसके बाद आ जाओ बेटा रिसर्चर्स पे। तो रिसर्चर्स वाला जो पॉइंट है, रिसर्चर्स को क्या चाहिए आपके बिजनेस में? रिसर्चर्स को क्या चाहिए? रिसर्चर्स को ये चाहिए कि आपके इंफॉर्मेशन को वो कभी कभी ना यूज़ करते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करने के लिए, ठीक है, मार्केट में कैपिटलाइज, मार्केट में शेयर निकालने के लिए कि भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका मार्केट साइज क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन रिसर्चर्स को चाहिए होती हैं क्योंकि वो उसका यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है, टू रिसर्च द मार्केट। आपका डाटा यूज़ किया जाता है मार्केट में
रिसर्च करने के लिए। तो उसके लिए वो क्या है, आपके डाटा के बेसिस पे ही वो काफ़ी सारी चीज़ें डिसीजन लेते हैं। तो रिसर्चर्स वगैरह को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। छोटा सा पॉइंट है, आप उसमें लिख सकते हो सिंपल सा, टू रिसर्च अ मार्केट। ठीक है, आप डाटा यूज करोगे बीइंग अ रिसर्चर। नेक्स्ट आता है बेटा पब्लिक। अब पब्लिक को क्या इंटरेस्ट है, पब्लिक को क्या इंटरेस्ट रहेगा आपके बिजनेस के अंदर। पब्लिक से अगर बात करूं तो पब्लिक को किस तरीके का इंटरेस्ट देखने को मिलता है आपके बिजनेस के अंदर। पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो कितना सेफ है, ठीक है, कितना अच्छा प्रोडक्ट है आपका। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को चाहिए होती हैं आपके बिजनेस से कनेक्टेड। तो पब्लिक को सिंपल सा डाटा है, दैट इज कि आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आपका क्या है और कितने अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट को बनाते हो। ठीक है, आपका अंदर जो आप चीज़ें जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो आप, पब्लिक में आप आपका एंगेजमेंट कितना है इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने पब्लिक में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस चेकआउट करने के लिए पब्लिक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकती है। हालांकि पब्लिक को आज के टाइम पे कुछ पड़ी नहीं होती, कोई बिजनेस प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे, हाँ जब तक उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक। अगर आप खुद एक मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहते हो, मार्केट आप जा रहा है डाउन जा रहा है, किसी कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप एक कंपनी के अंदर जाके ये चेकआउट कर सकते हो कि उसने अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है, तब आप अकाउंट चेक करोगे। अदरवाइज हमें क्या ही पड़ी है ना। तो पब्लिक बीइंग अ पब्लिक आप ये सब चीज चेकआउट करोगे। अगर नेक्स्ट पार्ट आता है कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की क्या रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर्स हमेशा ये जानना चाहते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करने के लिए कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल बना हुआ है ना। कंट्रोल कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से आप बिजनेस करते हो। तो क्या करते हो, आपके बिजनेस में कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसमें कितना खर्चा निकल के आने वाला, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम उसे बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको ये कंज्यूमर को ये भी चाहिए, कंज्यूमर कौन है बेसिकली, जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसको इस बात से मतलब है कि जो सामान आप बना रहे हो अगर उसका खर्चा कम आया तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस होगा तो उसके लिए परचेज करना आसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए कंज्यूमर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करता रहता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे चाहिए आपका हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेकआउट करने के लिए बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा और कंट्रोल ओवर द अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोल करता रहता है वो अकाउंट्स को देखने के लिए, चेकआउट करता रहता है कि आपके बिजनेस का आपके ऊपर कितना कंट्रोल अवेलेबल है। ठीक है, आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो अपने बिजनेस को। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए एक कंज्यूमर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करता है, देखता है, इच्छुक रहता है देखने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे। अब कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा, दैट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इन्वेस्टर वाला। इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर आप लोग अगर जो देख रहे हैं, आपके पापा हो सकता है मे बी शेयर मार्केट में काम करते हो, तो अगर आपके पापा इन्वेस्टर हैं, अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊंगा मैं आपको, जब आप 12th लेवल तक आओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह देना शुरू कर दूंगा, ताकि आप रीड करके उसको किसी भी कंपनी का डाटा रीड कर सको, चेकआउट कर सको कि कैसे बिजनेस को रीड किया जाता है, कैसे हम डिसीजन लेते हैं कि अच्छा कर रहा है बिजनेस या फिर बुरा कर रहा है। जो भी रीजंस होते हैं मेरे पास हम वो चेकआउट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली कौन होते हैं, इन्वेस्टर भी बोलूं या फिर मैं इसे बोलूं पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब जिनका खुद का इंटरेस्ट है आपके बिजनेस के अंदर, तो उन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं और काफ़ी सारे फैक्टर्स को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेल बढ़ रही है कांस्टेंट बेसिस पे, प्रॉफिट बढ़ रहा है कांस्टेंट बेसिस पे, रिजर्व का अमाउंट बढ़ रहा है कांस्टेंट बेसिस पे, ठीक है, खर्चे कम कर रहे हो आप, लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही देखने को आपको मिलेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा, मतलब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस का, है ना, अपना खुद का एक जो हार्ड कैश उसने जनरेट किया है उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट में डालेगा ताकि उसको वो रिटर्न्स मिल सके, है ना। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस को रीड करते हैं टू इन्वेस्ट द अमाउंट। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन योर बिजनेस, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करता है। तो आप ये छोटा सा लैंग्वेज लिख सकते हो, काफ़ी है। इसको थोड़ा जितना मैंने समझाया अगर आपको इलैबोरेट कर सकते हो और ब्रीफ कर सकते हो, वो आपकी खुद की क्वालिटी अवेलेबल पे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस टॉपिक से कनेक्टेड जितनी बातें मैं लिखवा रहा हूँ इसके नोट्स मैं
कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन आइटम में डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत इजीली ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना मैटर लिखना है, कितना नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट में सब मिल जाएगा आपको। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, दैट इज क्रेडिटर। नाउ व्हाट आर द क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स हमारे पास क्या है, ये हम एक नया वर्ड है जो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। बस अभी आप ये समझ लो क्रेडिटर्स कौन होता है। क्रेडिटर्स आर अ पर्सन या फिर अ कंपनी जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। अब बेटा मैंने अगर आपसे उधार में सामान खरीदा तो आप मेरे लिए कौन हो गए हो? आप मेरे लिए क्रेडिटर हो गए हो। आपका जो भी नाम है ना, राम श्याम मोहन जो भी नाम है आपका, उसके बेसिस पे मेरे लिए आपका जो नाम है मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। दैट मीन्स मुझे आपको पैसे देने हैं। नाउ एक बात बताओ, मैंने आपसे सामान परचेज किया, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का, तो क्या आप बिना मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करे, क्या बिना चेकिंग करे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेरे को उधार में 10,000 का 1 लाख का माल दे दोगे? पॉसिबल ही है? नहीं पॉसिबल है। तो आप क्या चेक करोगे? सर आप दिखाओ तो सही, आप 1 लाख का माल लेके तो जा रहे हो, तो क्या आपकी सेल इतनी हो भी पाती है जो आप मेरा 1 लाख का सामान जो लेके जा रहे हो उसका पैसा मुझे रिटर्न कर पाओ? ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी, मतलब क्रेडिट वर्थीनेस भी आप इसे बोल सकते हो। तो क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, कि क्रेडिट कितना उठा सकता है एक बिजनेस। आपने बोला 1 लाख का माल चाहिए, बट आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी सेल इतनी होती नहीं है, एक महीने में आपकी 20,000 की सेल हो रही है। अब 20,000 की सेल अगर हो रही है तो आप कितना पैसा उधार ले सकते हो? बिजनेसमैन क्या बोलेगा सामने वाला, सर 20 की सेल होती है ना, काम करो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए उधार दे सकता हूँ। तो 1 लाख रुपए का तो मिलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का उधार ले जाओ, क्योंकि अगर आप 20,000 की सेल कर रहे हो तो 10,000 रुपये आप खुद के लिए भी तो बचाओगे बिजनेस करने के लिए, तब जाके तो आप 10,000 का मेरा पैसा चुका पाओगे वापस। तो दैट्स इट, दीज आर द रीजंस जिनके लिए आपका क्रेडिटर जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करेगा, देखेगा, उसके बाद ही आपको सामान उधार में देगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो उस सेक्टर के हिसाब से उस सेक्टर के लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो जो भी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उसका जो भी लॉ बनता है उसके अकॉर्डिंगली कुछ टैक्स लगते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसे कोई टैक्सेस हैं, ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनका सही तरीके से पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। जीएसटी आप टाइम पे भर रहे हो, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी आप टाइम पे भर रहे हो, कस्टम ड्यूटी आप टाइम पे भर रहे हो, तो जितने भी टैक्सेस हैं आप उनको टाइमली बेसिस पे चेकआउट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दीज आर दी फैक्टर्स जो कि एक गवर्नमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करती है। ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर एक पर्टिकुलरली लिमिट सेट है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा आपको बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। इनकम टैक्स का पार्ट है बेसिकली है। तो अब गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ क्या है? टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका इंटरेस्ट किस में रहता है? इसका इंटरेस्ट रहता है ये चेक करने के लिए कि आप सही तरीके से टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एक्ट। जिस एक्ट में भी आप काम कर रहे हो, जो इस एक्ट में भी आप फूड इंडस्ट्री में हो तो फूड इंडस्ट्री के अपने कुछ लॉज अवेलेबल हैं। जैसे एक पॉइंट आपने एक सुना होगा, आपने काफ़ी प्रचलित था जब आया था तब, FSSSAI। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करो फूड इंडस्ट्री में तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके कुछ गाइडलाइंस है वो प्रॉपर्ली आपके द्वारा फॉलो किए जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट एंड उसकी जो अथॉरिटी है जो FSSAI है आपके पास, वो चेकआउट करती रहेगी आपको कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस तरीके से यूज़ की जा रही हैं चीज़ें, जिस तरीके से फ्रेम की गई हैं, रूल्स बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, दैट इज़ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं दैट वो टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है, वो होने वाला है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है वो भी, तो अभी के लिए आप इसे नोट कर सकते हो। इसके कुछ नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं सीधा अगले टॉपिक पे, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तब तक आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो ईजी फॉर्म में। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास दैट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? देखो हर एक चीज़ में ना, चाहे आप किसी भी चीज़ आप जाओ, तो हर इंसान के अंदर बोलूँ या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर बोलूँ, तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो जैसे पहला अकाउंटिंग का अपने काफ़ी सारे हमने फ़ायदे देखे। लास्ट टॉपिक में जो हमने कवर किया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने वहाँ पे एक टॉपिक कवर किया था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा वहाँ हमने देखा था कि एडवांटेजेस के नाम पे देखा जाए तो 11 हमने लिखवाए थे, 10 के आसपास लिखे थे आई गेस हमने। ठीक है, तो 10 हमने बेनिफिट्स देखे थे। तो बेनिफिट्स के साथ साथ अकाउंटिंग के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, या फिर मैं उससे बोलूँ लिमिटेशंस वगैरह भी हमारे पास हैं। तो बेटा लिमिटेशन नंबर 1 जो हमारे पास है दैट इज़ अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट।
फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सर ये क्या बोल रहे हो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती? इसका बेटा मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग करते टाइम ना हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमें कुछ एस्टिमेशंस यूज करने पड़ते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल होता है आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कुछ आपका नेक्स्ट क्लास तो नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड चैप्टर जब आपका है आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं उसे हम। तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या समझते हैं कि आप एस्टिमेट लगाते हो किसी भी एसेट्स को, जब आप परचेज करते हो तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन जो आपने लगाया, उस डेप्रिसिएशन को लगाने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जितने रुपए का आपने खरीदा, दैट मीन जितने रुपए की कॉस्ट है आपके उस एसेट्स की, उसको आप एस्टिमेट करते हो, बेसिकली एस्टिमेटेड लाइफ के साथ उसे आप डिवाइड करते हो। तो ये जो एस्टिमेशन है, क्या आप आज के टाइम पे बैठ के किसी भी एसेट्स का एक एस्टिमेटेड लाइफ निकाल सकते हो कि भैया कितना साल चलने वाला है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, जितने भी साल है। तो वो टोटली होता है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अनुमानित, एक तरीके से लाइफ हम उसकी सेट कर रहे हैं। तो अनुमानित लाइफ, क्या वो एग्जैक्ट है? पॉसिबल ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो। तो एग्जैक्ट लाइफ हम लोग किसी भी चीज़ की सेट नहीं कर सकते। इसीलिए अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं कह सकते। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, एक प्रोविजन वाला फैक्टर आएगा आपके पास जो प्रूडेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है? हम यहाँ पर भी अनुमान लगाते हैं कि भाई इस साल हो सकता है 10% का लॉस हो जाए हमारे को। डाउटफुल डेट्स, हमने डाउटफुल मतलब डाउट है डेट्स, डेटर्स के ऊपर कि भाई इतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा। अब ये भी टोटली एस्टिमेशन के बेसिस पे है। तो हमने क्या किया, हमने अपने एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस तो कर दिया कि डेटर्स अगर आपके एक्चुअल में 1 लाख रुपए के हैं तो 10,000 10% के बेसिस पे डाउन हो जाएगा। तो जो 10,000 का लॉस आपने दिखाया दैट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड। तो जो लॉस है आप क्या किया, इन सभी इन्फॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड करते हो और जो डाटा फाइनल निकल के आता है वो पूरी तरीके से आप उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। पॉसिबल हुआ? क्लियर हुआ समझना कि एग्जैक्टली ये है क्या? तो अकाउंटिंग कभी भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगी जिसको आप बोल सको कि हाँ ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। समझ में आया पहला पॉइंट बेटा? इसके भी नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, वहां से आप इजीली देख सकते हो कि कितना मैटर लिखने के लिए ज़रूरी है, कितना मैटर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अगेन ये दोनों पॉइंट्स थोड़े से ना सिमिलर बेसिस पे काम करते हैं। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मतलब अगेन जो प्रिंसिपल, जो आपको वैल्यूज देखने को मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है उसके अंदर, वो भी टोटली अनरियलिस्टिक है। जैसे अगर वही है पॉइंट यहाँ पे आपका कि डेप्रिसिएशन आपने लगा तो दिया, डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आपकी बची, लेट सपोज कि मैंने एक प्लांट परचेज किया, एक प्रोडक्शन प्लांट परचेज किया और उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए की, और मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई इसकी जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स की। तो मैंने क्या किया, एनुअल बेसिस पे हर साल हम क्या करेंगे, हम जब तक इसको रखेंगे तब तक इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 10 लाख का आपने यहाँ परचेज किया, 1 साल यूज किया, तो आपने क्या किया, इस एस्टिमेशन के बेसिस पे अपना 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मतलब ये क्या है बेटा, ये है डेप्रिसिएशन। तो आपकी कितनी वैल्यू रहेगी बेटा यहाँ पे, 9 लाख रुपए की। फिर आपने अगले साल दोबारा से 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितनी वैल्यू रहेगी बेटा यहाँ पे, दैट इज 8 लाख रुपीज की। फिर अगले साल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वैल्यू कितनी रह गई बेटा, 7 लाख रुपए की। तो बेटा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, 3 साल के बाद क्या आपके एसेट्स की वैल्यू, जो ये प्लांट आपका एसेट्स है, क्या इसकी वैल्यू एक्चुअल में 7 लाख रुपए है? क्या ये रियल इंफॉर्मेशन है आपकी? क्या ये मार्केट में रियलाइज करने वाली इंफॉर्मेशन कह सकता हूं मैं ऐसे कि अगर आज के टाइम पे मैं इसे बेचने जाऊं इस प्लांट को, तो क्या मार्केट में मुझे इतना पैसा मिलेगा, 7 लाख रुपीज? पॉसिबल है? तो ये कहीं से भी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज हम इसे इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ कि ये एक्चुअल में इतने रुपए का है या नहीं है। बिकॉज ये क्या करता है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कराता है, बिकॉज ये वही वैल्यू लेके चलता है हर बार अकाउंटिंग के लिए जो कि आपने परचेज किया था, जिसे दैट इज यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपका यूज होता है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हमारे लिए वो एसेट्स हमेशा 10 लाख का ही रहेगा और हम उसी को बेस मानते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं जब तक ये मशीन आपके पास है तब तक। ओके तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको जो भी डाटा रिकॉर्ड करना है वो उसी डाटा पे रिकॉर्ड, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जितने का आपने उसे परचेज किया था। भले ही उसकी वैल्यू आज के टाइम पे बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट भी हमारे पास के अंदर आएगा। तो देखते हैं इसके बाद अब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को ये टोटली इग्नोर मार देगा। अब ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या है, देखो बेटा आपकी कंपनी में लेट सपोज कि आपकी कंपनी में भाई 10 इंप्लॉइज काम करते हैं
और आपके पास जो इन एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हो ऑन एन एवरेज बेसिस में लगा रहा हूँ केवल, आप एवरेज बेसिस पे सैलरी पे करते हो 20,000 रुपये पर एम्प्लॉय। दैट मीन्स 10 लोगों का मिलाकर आप सैलरी पे कर रहे हो पूरे हर महीने 2 लाख रुपए की। क्लियर हुआ? बट एक पॉइंट आता है कि इन 10 एम्प्लॉयज़ में से ना जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, मतलब इनका जो एफिशिएंसी लेवल है ना वो बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है इन लोगों का। और जो 8 लोग काम करते हैं, इन एम्प्लॉयज़ का जो काम करने का तरीका है वो उतना अच्छा नहीं है। तो हम कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन 2 एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं देखेंगे। आप कहीं पे भी मैनेजमेंट में कौन अच्छा एम्प्लॉय है या फिर कौन सी मशीनरी अच्छा काम कर रही है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स में नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को टोटली इग्नोर करता है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये केवल और केवल क्या रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी टर्म्स, मतलब आप केवल मॉनेटरी टर्म्स में डाटा को मेंटेन करते हो, दैट्स इट। दैट मीन्स हम ये रिकॉर्ड करेंगे मैंने 2 लाख रुपए सैलरी पे करनी है, बट ये 2 लाख रुपए में से 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको 40,000 रुपये दिया जा रहा है, वो एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं। ये आपको डाटा इंटरनली जाओगे, लोगों से मिलोगे तो पता लगेगा, लेकिन अकाउंट्स को देखने से नहीं पता लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये उसको इग्नोर कर देता है, कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करता। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। परफेक्ट, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके पास क्या है? दैट इज इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब यहाँ पर ही वही है, क्योंकि डाटा जो आप रिकॉर्ड करते हो ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो किस बेसिस पे करते हो बेटा? वो रिकॉर्ड करते हो आप एविडेंस के बेसिस पे। एविडेंस का मतलब क्या हो गया आपका? बिल, कि आपने कितने रुपए का पेमेंट किया है वो आपका बिल में मिल जाएगा। तो बिल क्या बेसिकली एक तरीके का एविडेंस है, तो उसको ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डाटा आपका जो मशीन है, जो एसेट्स आप यूज कर रहे हो, उसका स्टॉक का प्राइस क्या है, कितना है आज की डेट में। प्राइस लेवल चेंजेस में क्या होता है आपका? आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ता भी है और हो सकता है कम भी हो जाए आपका, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है। मार्केट तो अप एंड डाउन दोनों दोनों तरफ मूव करता है ना। बट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेसिस पे बनाते हैं? एविडेंस के बेसिस पे, मतलब बिल्स के बेसिस पे। जैसे हम बोलते हैं एक प्रिंसिपल यहाँ चलता है, दैट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। कि वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट मतलब आप वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? दैट इज बिल। इस जो भी डाटा आपने लिखा हुआ उसको वेरीफाई कर सको। 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 रुपये ही है, दैट्स इट। हम उसके अलावा और कोई चीज़ चेकआउट नहीं करेंगे। प्राइस लेवल में अप्स डाउन्स आते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने रुपए का था कितने रुपए का है। वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज अमाउंट जो कि बिल में मेंशन है। इसी बेसिस पे ये इग्नोर करता है किस चीज़ को? प्राइस लेवल चेंज को। नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास, दैट इज में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। मतलब अकाउंटिंग जो है ना आपका विंडो ड्रेसिंग के तरीके से भी काम कर सकता है। बट व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मतलब आपने देखा है बेटा, कहीं किसी किसी के घर ऐसे होते हैं जहाँ पे जो बाहर से देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, चमचमाते हुए एकदम, सब चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी है, कर्टन्स वगैरह बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जब घर में घुस के जाओगे तो क्या होगा? टोटली मैज्ड, सब कुछ बड़ा बेकार बेकार सा नजर आता है, जाले लगे हुए हैं, कहीं पे कुछ साफ सफाई नहीं है ना। इंटरनली सब खराब है बट बाहर से बहुत अच्छा है। तो अकाउंटिंग इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ अगर आप देखते हो, न्यूज़ से कनेक्टेड है रेगुलर बेसिस पे, तो एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, हिंडनबर्ग वर्सेस अदानी। ये बहुत प्रचलित हुआ था, काफ़ी टाइम चला था इसका क्राइज, अभी भी चला है इवन। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अदानी को एक क्लीन चिट दे दी है कि जो भी हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे अदानी के ऊपर, वो सारे के सारे खारिज कर दिए हैं। वो सारे किसी काम के नहीं है, सब झूठ थे एक तरीके से कह दिया था। तो एलिगेशन में ना एक एलिगेशन ये भी था, विंडो ड्रेसिंग वाला पॉइंट वहाँ से मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। वहाँ पे पॉइंट था कि भाई अदानी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद बताया गया, हिंडनबर्ग ने ये बोला था कि भाई अदानी की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें बोला जाता है शेल कंपनीज। शेल कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। बाहर देखने जाओ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जा रहा है 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 2,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आ रहा है, बिल्डिंग का रेंट इतना है, बट ये सब कुछ कहाँ पे है? केवल ऑन पेपर। बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो किसी कंपनी में, चेक करना चाहते हो मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ या फिर नहीं करूँ, और आपको एक ऐसी कंपनी मिल जाए जो केवल पेपर पे है, तो क्या आप एक्चुअल में देख पाओगे कि वो कंपनी? कौन देखने जाता है? आप देखने जाओगे कि वो कंपनी अगर महाराष्ट्र में है, तो मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे दिल्ली से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्या महाराष्ट्र में वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके डिसीजन बनाऊंगा बस। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी डाटा आपको दिखाया जा रहा है हो सकता है वो कहीं पे मैनिपुलेटेड हो, मतलब उसमें छेड़छाड़ कर रखी हो। इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, सेल अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, सब अच्छा है,
तो ये क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक अच्छा सा बड़ा फैंसी वर्ड है, आप यूज कर सकते हो इसमें लिखने के लिए, मैनिपुलेशन। आप मैनिपुलेट कर सकते हो डाटा को, तो मैनिपुलेट आप जब करोगे तो हो सकता है इन्वेस्टर उस पर भरोसा करके आपको पैसा दे दे, तो उसका तो नुकसान हो गया। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग में पॉसिबल हैं। ओके, तो ये आपके हो गए सारे के सारे लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं, और सॉरी नेक्स्ट क्लास नहीं, हम लोग इवन अभी कवर करेंगे, अभी की क्लास में हम कवर क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना चाहूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की अगर बात करूँ तो अकाउंटिंग में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो समझने वाले के लिए, सामने वाले के लिए अच्छी हो। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 11th क्लास। थ्योरी में ये क्वेश्चन पक्का आता है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। आज का लास्ट टॉपिक होगा आपका ये। इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं कि एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके सामने वाला इंसान कुछ बेनिफिट जनरेट कर सके। सबसे पहला जो हमारे पास निकल के आता है वो आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पर आप रिलाय कर सको। रिलाय का मतलब होता है कि जिस पर आप भरोसा कर सको, है ना। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसा होता है बेसिकली। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन का पे आप भरोसा कब कर सकते हो, जब उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सके, तब हम बोल सकते हैं ना कि हाँ सामने वाला इंसान भरोसेमंद है, या सामने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उस पर बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली क्वालिटी आती है दैट इज रिलायबिलिटी। मैंने कोई बात अगर आपको बोली तो वो चीज़ सही है, इस चीज़ के ऊपर आप कैसे रिलायबल हो, कैसे आप रिलाय कर सकते हो, आप कैसे भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो रहा है। क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं आप किसी जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो आपकी अकाउंटिंग वाली जो भी बुक आप रेफर कर दो, चाहे वो टी.एस. ग्रेवाल हो, चाहे वो डी.के. गोयल हो, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और कहीं और जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें अगर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है, तब आप कह सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। मतलब इस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सकता है। और ऑलवेज चेक इट आउट कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, कह रहे ज्ञान ले जहाँ से मिले बटोर लो, बट पहले थोड़ा टटोल लो, है ना, कहते हैं ना। तो थोड़ी एक कहावत है कि ज्ञान मिले लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो देख लो ना कि ज्ञान दे कौन रहा है, कहाँ से मिल रहा है आपको ज्ञान। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर दिखाई दे रहे हैं सेल्स इतने रुपए की है, इतने रुपए का सामान बेचा गया है, तो क्या आपके पास उसका बिल अवेलेबल है जो ये शो कर सके कि आपने इतने रुपए का सेल किया है। जैसे एक पॉइंट आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप अपना टैक्स जमा करते हो, ठीक है, टैक्स जमा करते हो, टैक्स में लिखा हुआ है आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 1,00,000 रुपए का, ठीक है, ये आपका जीएसटी बना, दैट इज जीएसटी। जो भी आपने सामान सेल किया उस पर जीएसटी बना। अब एक पॉइंट आता है, छोटा सा क्लॉज आता है जीएसटी इनपुट वाला। तो थोड़ा सा एग्जांपल में यूज कर लेते हैं। इनपुट का मतलब होता है बेसिकली जो आपको एक तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड कराता है आपके टैक्स अमाउंट के अंदर, कि आप गवर्नमेंट आपसे क्या बोलती है, सर आपने सेल करके जो टैक्स कलेक्ट किया दैट इज टैक्स कलेक्टेड, आपने जो टैक्स कलेक्ट किया वो बेटा कितना है, वो है आपका 1,00,000 रुपए। तो गवर्नमेंट कहते हैं सर आपने टैक्स पे भी तो किया होगा, जो टैक्स आपने पे किया है उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। अब आपने जो टैक्स पे किया, गवर्नमेंट ने, आपने क्या किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भरे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी, गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, आपने बोला सर हाँ मैंने 40,000 का टैक्स पे भी किया है। तो गवर्नमेंट सेज दैट कि आप 60,000 रुपए का केवल और केवल ये टैक्स आप जमा करा दो, टैक्स पेड। आपका जो पेड अमाउंट होगा वो केवल 60,000 रुपए होगा। नाउ गवर्नमेंट को आप कैसे शो करोगे कि ये 40,000 रुपीज का टैक्स आपने पे किया है, गवर्नमेंट कैसे भरोसा कर ले। तो यू हैव टू अटैच ऑल दोज बिल्स, परचेज बिल्स बेसिकली, जिन पर आपने टैक्स पे किया है 40,000 रुपीज का, तब गवर्नमेंट को भरोसा हो जाएगा हाँ इसके पास एक एविडेंस अवेलेबल है जिसके बेसिस पर ये बोल रहा है कि इसने 40,000 रुपए का टैक्स पे भी किया है। तो इसका मतलब रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। उसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर ये जो प्रिंसिपल है रिलायबिलिटी का, सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट आता है बेटा रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट को दी जा रही है या फिर यूजर्स को बोलूँ मैं, यूजर्स को दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए रेलेवेंस होना चाहिए उसका। रेलेवेंस का मतलब अगर मैं समझाऊं आपको, सिंपल सा मतलब है, लेट सपोज आप एक शॉप में गए, आपने बोला ये गारमेंट की शॉप है, आपने शॉप में एंटर किया, ये हमारे पर्सन है, इन्होंने शॉप में एंटर किया और ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें क्या चाहिए, हमें जीन्स चाहिए एक,
ठीक है। अब जीन्स इसने शॉपकीपर को बोला, अब शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर लेके आ गया क्या बेटा, शॉपकीपर लेके आ गया पजामा, या फिर बोल सकते लोअर लेके आ गया और बोलता सर ये लीजिए। तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अब ये जानना क्या चाहता है, ये लेना चाहता है जीन्स, और इसको दिया क्या जा रहा है, इसको दिया जा रहा है भाई लोअर या टी शर्ट वगैरह कुछ और दिया जा रहा है। तो क्या ये इसके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है? नहीं, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। दैट मीन्स इसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, तो इससे हम कहीं से भी रिलेवेंट नहीं बोलेंगे, है ना। वैसे ही पॉइंट आता है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आपके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। आप जो जानना चाहते हो उस इन्फॉर्मेशन में, वो सारी क्या चीज़ें आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट आप करके दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तब हम बोलेंगे कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे लिए रेलेवेंस है, मैं जानना चाहता हूँ सेल कितनी है, सेल मिल रही है, मैं जानना चाहता हूँ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी अवेलेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वो भी अवेलेबल है, कैश कितना आ रहा है वो भी अवेलेबल है ना, नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो भी अवेलेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो भी अवेलेबल है। दैट मीन्स इन्वेस्टर या पोटेंशियल यूजर जो भी आपका है, जो देख रहा है डाटा, उसको वो इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके इन्फॉर्मेशन के अंदर जो वो चाहता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा रेलेवेंस का। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो सामने वाले इंसान को वो उसे समझ में भी आनी चाहिए, इस तरीके के लैंग्वेज में, इस तरीके से प्रेजेंट करो आप उसे, है ना। अब आप, मैं सपोज मैं आप बैठे हैं सारे इन्वेस्टर्स मेरे पास, कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए उन सबको इंग्लिश आती है और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ हिंदी में। हम लोग बायलैंग्वेज, जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम बायलैंग्वेज यूज़ करते हैं लैंग्वेज। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। बट अगर ये वीडियो कोई तमिल का बंदा देखे या फिर साउथ साइड पे चले जाएं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो क्या वो इस वीडियो को समझ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स मैं जो डाटा बना रहा हूँ वो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं है। समझ में आया पॉइंट? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आप जो भी दे रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन एक ऐसे डाटा के तरीके से, ऐसे फॉर्म में प्रेजेंटेबल होनी चाहिए जो कि समझ में आए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ये पॉइंट आता है आपके पास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज कंपैटिबिलिटी। नाउ व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है जो डाटा आप दे रहे हो ना, उस डाटा को इस्तेमाल करके वो कंपैरिजन भी कर सके। कंपैरिजन का मतलब होता है अगर उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ आपके बिजनेस को कंपेयर करना है, तो क्या आपका डाटा इस तरीके से प्रेजेंटेबल है, इस तरीके से मेंटेन्ड है कि वो इजीली कंपेयर किया जा सकता है। जैसे अभी आपका जस्ट ट्वेल्थ का 10th का रिजल्ट आया है, आपका 10th का आया होगा, तो 10th के रिजल्ट में जो आपका मार्कशीट बना है, क्या वो मार्कशीट सबका अलग अलग फॉर्मेट में बना है या फिर सबका सेम बना है? एग्जैक्टली सर, सेम बना है। मतलब आपका अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे है तो किसी भी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम उठा के देख लो, कोई सेकंड नंबर पे इंग्लिश ही मिलेगा। क्यों? ताकि इजीली कंपेयर किया जा सके। गवर्नमेंट डाटा या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करते हैं, वो डाटा को कंपेयर करते हैं सारे ऑल ओवर द इंडिया के। सीबीएसई बोर्ड के डाटा को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ इतने परसेंट बच्चों ने इंग्लिश में टॉप किया, इतने परसेंट बच्चों ने, लड़कियों ने टॉप किया, है ना, या फिर इतने परसेंट गर्ल्स टॉप किया, इतने परसेंट बॉयज ने टॉप किया ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये क्या है, हम ये सब कर क्यों पा रहे हैं? बिकॉज जो डाटा हमें दिया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा वो एक ऐसे फॉर्मेट में जो कंपैरेटेबल है। आप उसे कंपेयर कर सकते हो एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ, तो इजीली कंपेयर आप कर सकते हो। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन वही होनी चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी ऑप्शन आपके इन्फॉर्मेशन में होना ही चाहिए। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट है जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाने जाते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन पेपर नहीं बनता बेसिकली। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा आप। चारों पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, तो आप याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जहाँ पे हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। 2-3 टॉपिक्स और बचे हुए इस चैप्टर के, आई होप, जिसमें आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम हो गया, हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, बस वो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसे भी कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।